हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अनमैचेबल लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इस सेशन में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइलर्स फार्मूला के बारे में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। अभी तक हमने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दैट आयोटा एक काल्पनिक एंटिटी वो है क्या, वो कहां से पैदा होती है और एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर है। और हमने देखा अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। एक तरीका है सिंपल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और दूसरा तरीका है पोलर फॉर्म। और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी सीखा है। अब हम लोग देखते हैं आइलर्स फॉर्मूला क्या है। बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला है और जिस तरह से हम इस फॉर्मूला को डेवलप करने वाले हैं वो और भी मजेदार है। सो लेट्स गो अहेड। तो क्या है आइलर्स फॉर्मूला? आइलर्स फार्मूला क्या है ये समझने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। और वो फंक्शन ऐसा कुछ दिखने वाला है। लेट्स से एक थीटा का फंक्शन है और वो फंक्शन ऐसा कुछ दिखने वाला है ई पावर माइनस आई थीटा और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्यों ऐसा एक फंक्शन हमने क्यों डिफाइन किया? ऐसे ही दिमाग में आ गया। अब जब कल्पना ही करने चले हैं तो कुछ भी कल्पना करो। इमेजिनरी दुनिया में आ चुके हैं हम लोग, तो उस इमेजिनरी दुनिया में कुछ भी इमेजिन करो आप। वैसे भी मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम होता है इमेजिन करते रहना। ऑल राइट, सो ये है एफ। एक ऐसे ही एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया, फंक्शन ऑफ थीटा। न जाने क्यों ऐसे ही ख्याल आया और ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। अगर मैं इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, क्या मिलेगा मुझे? इफ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिलेगा? प्रोडक्ट रूल आई एम गोइंग टू यूज। So e power minus theta derivative will become minus I and e power minus I theta. This time cos theta plus I sin theta will will not be touched. Now second time e power minus I theta will not be touched and cos theta derivative will become minus sin theta and sin theta derivative will become cos theta. All right. So now I have the derivative of this function becoming what? Minus I e power minus I theta cos theta and minus I into I, वो हो जाएगा आई स्क्वायर। लेकिन आई स्क्वायर खुद भी तो -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस। सो प्लस ई पावर माइनस आई थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा एंड देन आई हैव माइनस ई पावर माइनस आई थीटा एंड साइन थीटा। Finally, I have I e power minus I theta cos theta. And then we see something really very interesting happening here. क्या क्या ऐसा इंटरेस्टिंग हो गया? हमें भी बताओ सर। बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो बेटा ये हो गया है कि ई पावर माइनस आई थीटा साइन थीटा और ई पावर माइनस आई थीटा साइन थीटा ने एक दूसरे को मार दिया। और आई ई पावर आई थीटा, आई ई पावर आई थीटा, आई ई पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा और आई ई पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा, एक जगह माइनस है दूसरी जगह प्लस है। इन दोनों ने भी एक दूसरे को मार दिया। संयोग से हमने जो फंक्शन चुना था उसका डेरिवेटिव आइडेंटिकली जीरो हो गया। आइडेंटिकली जीरो का मतलब हमने थीटा की कोई वैल्यू नहीं रखी। ऐसा नहीं है कि थीटा 30 डिग्री है या थीटा पाई बाई 6 है तब ये डेरिवेटिव जीरो हुआ, थीटा पाई बाई 4 है तब ये डेरिवेटिव जीरो हुआ, थीटा पाई बाई 3 है तब ये डेरिवेटिव जीरो हुआ ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डेरिवेटिव तो ऐसे ही जीरो हो गया, थीटा की सारी वैल्यूज के लिए जीरो हो गया। This derivative became zero for all possible values of theta. And now I'm going to say कि अगर if derivative is becoming zero identically without putting any value of theta, that means this must be true for all values of theta. So that means f dash theta becomes zero. If f dash theta becomes zero, that means if the derivative of the function becomes zero, that means the function is a constant thing for all theta values. For all theta values, the function is a constant thing. And if function is a constant thing for all theta values, फिर मैं चाहे उसे थीटा इज इक्वल टू 0 पर इवेलुएट करूं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर इवेलुएट करूं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर इवेलुएट करूं, थीटा इज इक्वल टू 2 पर इवेलुएट करूं, थीटा इज इक्वल टू 2.3176 पर इवेलुएट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई हमेशा हमेशा के लिए,
तो ये फंक्शन की वैल्यू किसी भी थीटा पर इवेल्युएट करोगे आप, सारी वैल्यूज बराबर आनी चाहिए. इफ दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, then this function must have the same value no matter at what value of theta we are evaluating it. So therefore I'm going to take only this much from here, and I'm going to say in that case our function value is constant. It must be equal to its value at theta is equal to 0 as well. But what was our function? Our function was e power minus I theta cos theta plus e power minus I theta cos theta plus I sin theta, and its value at theta is equal to 0 will become what? Its value at theta is equal to 0 will become e power minus 0, cos 0 is 1, and sin 0 is 0. So the right hand side becomes equal to 1. I have e power minus I theta cos theta plus I sin theta cos theta plus I sin theta is equal to 1. So I can take this e power minus I theta to that side. It will become, if I take this e power minus I theta to that side, it will become e power plus I theta. Here you go. I'm pretty sure आपने आज के पहले भी कई बार ये फॉर्मूला देखा होगा, बट आई एम इक्वली श्योर कि शायद आपने इस तरह से ये फॉर्मूला इवॉल्व किया जा सकता है, ये आपने शायद ही देखा हो. हाँ, ये जरूर है कि सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू आपने हो सकता है देखा हो इस फॉर्मूला को इवॉल्व होते हुए. मे बी विद द हेल्प ऑफ सीरीज एक्सपेंशन यू माइट हैव सीन दिस फॉर्मूला गेटिंग इवॉल्व्ड, बट दिस इज जस्ट अनदर वे to look at how Euler's formula can be obtained, how Euler's formula can be derived, how Euler's formula can be obtained, how Euler's formula can be derived. Now this is called by the name Euler's formula. सर आप इसको डिराइव करने की तो बात छोड़ो, हमें यही नहीं पता था कि इसको Euler's formula कहते हैं. अरे सुलोचन दास, अरे सुलोचन दास. So guys, we are doing third thing in the complex numbers, and the third thing in the complex numbers is Euler's formula. And Euler's formula is an interesting one, which says that cos theta plus I sin theta can be written as e power I theta. Cos theta plus I sin theta को हम लोग e power I theta लिख सकते हैं. Cool. This is known as Euler's formula. क्या कहते हैं इसे? Euler's formula. तो Euler's formula समझने के बाद अब हम लोग इजीली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एंटर कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाए. Let's go ahead and try understanding it. जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके सिंपल फॉर्म a1 प्लस आई b1 और a2 प्लस आई b2 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बेस्ट रहेगा. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. ऐसा नहीं है कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करना है तो नॉर्मल या सिंपल फॉर्म में हो ही नहीं पाएगा, उसमें भी हो जाएगा, लेकिन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से थोड़ी कन्वीनियंस बढ़ जाएगी, पर्टिकुलरली जब आपको दो से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो. पहले तो हम सिंपल फॉर्म में समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा. अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई b1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2, देन वी कैन वेरी क्लियरली सी कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा a1 a2, मुझे मिलेगा i मल्टीप्लाइड बाई a1 b2, मुझे मिलेगा i मल्टीप्लाइड बाई a2 b1 और मुझे मिलेगा i स्क्वायर को मैं -1 लिख सकता हूं b1 b2. एंड देन हमारे पास रियल पार्ट आ गया a1 a2 माइनस b1 b2 और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया a1 b2 प्लस a2 b1, a1 b2 प्लस a2 b1. इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, आप इसी तरह से उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो, यू कैन इजीली मल्टीप्लाई देम लाइक दिस. तो इस तरह से हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ऐसे ही अगर डिवीजन करना हो तो डिवीजन कैसे करेंगे? ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन की बात, ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो गया. अब डिवीजन कैसे करेंगे? डिवीजन डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई रियल नंबर ही नहीं है वो
वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए आप सीधे सीधे ऐसा कुछ डिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 हो और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2 हो, तो आखिर हमें करना ही हो Z1 और Z2 का डिवीजन, तो क्या करेंगे? अगर हमें अल्टीमेटली इसे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाना हो, देन व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू? सबसे पहले आपको इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। आप जानते हैं दैट अगर आप A2 माइनस आई B2 इंट्रोड्यूस कर दे तो आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं रह जाएगा। तो जब भी आपको डिवीजन करना हो तो सिंपली जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। अभी के लिए कॉन्जुगेट मतलब सिंपली बीच में एक माइनस साइन पुट कर देना है आपको। A2 प्लस आई B2 है तो A2 माइनस आई B2 कर देना है। अब एक तरह से ये मल्टीप्लिकेशन ही रह गया, क्योंकि न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे A1 A2 and then minus I A1 B2 and plus I A2 B1 and I स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस B1 B2। और डिनोमिनेटर को पूरी तरह से आपने I से इंडिपेंडेंट कर दिया है। डिनोमिनेटर has now become independent of iota, so this will become A2 square minus I square B2 square using the formula of A plus B and A minus B. A plus B into A minus B, all of you know A square minus B square. Now I square is nothing but -1, so ultimately I'm going to get Z1 divided by Z2 is equal to A1 A2 plus B1 B2 divided by A2 square plus B2 square as the whole real part, and the imaginary part is going to become I A2 B1 minus A1 B2 A2 B1 minus A1 B2 divided by A2 square plus B2 square. So this is how you are going to get the complex number in the form of real part and imaginary part, resulting as a division of two complex numbers. दो complex numbers के division से भी एक complex number मिलेगा, और ये थोड़ा actually complex दिख रहा है। एक दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखते हैं बिफोर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स के बारे में बताऊं। So before we understand about some other conclusions regarding multiplication and division, let's try solving one or two problems. For example, suppose we have Z1 is equal to 3 plus 2i and Z2 is equal to 5 plus I. Now suppose I want to multiply both these numbers. Simply 3 5s are 15 and 3 multiplied by I and 5 multiplied by 2i will become 10i, and I and 2i together will become 2i square. I square becomes -1, so 15 minus 2 becomes 13. I get 13 plus 13i. क्या ही तो बात है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों कोइंसिडेंटली इक्वल आ गए। The real part and the imaginary part, both of them coincidentally came to be equal to each other. Suppose now I have to solve Z1 is 2 plus I and Z2 is 1 minus I, and I want to find out Z1 divided by Z2. मुझे Z1 और Z2 का डिवीजन करना है। कैसे करेंगे? Z1 divided by Z2 will become 2 plus I divided by 1 minus I. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। Now 2 into 1 will become 2 and 2 into I will become 2i and I into 1 will become I and I into I will become I square, which we know is -1. In the denominator I have A minus B into A plus B, and A minus B into A plus B becomes A square minus B square. So A square minus B square. So this division is going to become 2 minus 1 1 plus 3i divided by 1 plus 1, which is 2. So I'm going to get 1 plus 3i divided by 2, which is 1 by 2 is the real part and 3 by 2 is the imaginary part. 1 by 2 रियल पार्ट हो गया और 3 by 2 इमेजिनरी पार्ट हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना हो, तब तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स
को उनके नॉर्मल सिंपल फॉर्म a प्लस आई बी में एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट रह सकता है। लेकिन अगर आपको 10 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई या मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ करना हो तो ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, कवि कहना क्या चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि अगर Z1 है A1 प्लस IB1, Z2 है A2 प्लस IB2, Z3 है A3 प्लस IB3, Z4 है A4 प्लस IB4 and so on and so forth. Then Z1, Z2, Z3, Z4 का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना हो तो ये सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करते रहना काफी खंबरसम हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखने से पहले एक वेपन इंट्रोड्यूस किया और वो वेपन है आइलर्स फार्मूला। सो बिफोर वी स्टार्टेड after understanding basic operations of addition and subtraction, and before entering into multiplication and division, we introduced an important weapon called Euler's formula. You know that each and every complex number here can be represented in its polar form. इनमें से हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और उसके बाद आइलर्स फार्मूला यूज करें तो आप देखोगे ये कहानी कितनी सिंपल हो जाएगी। दिस स्टोरी इज गोइंग टू बिकम सुपर सिंपल वंस वी express all these complex numbers in their polar form, and then not only polar form but we also use Euler formula ultimately to convert them into exponential form. So a1 plus ib1, you know, under root a1 square plus b1 square will become r1, which is the modulus of z1, and then cos theta 1 plus I sin theta 1. Similarly, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, उसका अपना मॉड्यूलस और उसका अपना आर्ग्यूमेंट। थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, उसका अपना मॉड्यूलस और उसका अपना आर्ग्यूमेंट। फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, इट हैज इट्स ओन मॉड्यूलस एंड इट्स ओन आर्ग्यूमेंट। क्या ही तो बात है। लेकिन अभी अभी आज ही हमने डिराइव किया है दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं e पावर I theta 1. We have derived this today itself that we can write this e power I theta 2. We can write cos theta 3 plus I sin theta 3 as what? We can write cos theta 3 plus I sin theta 3 as e power I theta 3. We can write cos theta 4 plus I sin theta 4 as what? We can write it as e power I theta 4. So people, people, if I'm willing to multiply Z1, Z2, Z3, Z4 together, instead of multiplying them, I'm going to multiply them because that way I know R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया जा सकता है और e पावर I theta 1, e power I theta 2, e power I theta 3, e power I theta 4, that will simply become e power I common theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus theta 4 plus theta 5. क्या ही तो बात है। आइलर्स फार्मूला, अगर दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक साथ आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आइलर्स फार्मूला एक बेहतरीन सिंप्लीफिकेशन देगा, एंड दैट सिंप्लीफिकेशन इज दिस। वो सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। दिस सिंप्लीफिकेशन इज इंडीड वेरी पावरफुल। सो फॉर एग्जांपल, सपोज I need to solve this particular numerical problem where I'm having Z1 given as 3 plus 4i, or maybe we can take something that's easily convertible to polar form. For example, suppose we have 1 plus root 3i
and let's say Z2 is given simply as 1 plus I, and let's say Z3 is given simply as तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं गिवन है, मान लेते हैं गिवन है सिंपली एज व्हाट, -√3 प्लस I, ऐसा। अब इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। I want to find out the product of all these three complex numbers. Of course, ऐसा नहीं है कि सिंपल फॉर्म को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप चाहे तो इन तीनों को एज इट इज, जैसे ये गिवन है वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। The way they are represented, the way they are given, the same way you can multiply them. The same way you can multiply them. But if I introduce a 2 here in the numerator and 2 here in the denominator, it's very clear that 1 by 2 and √3 by 2 will represent some kind of cos and sine things. So I'm going to get कौन सा cos का वैल्यू, कौन सा cos और sin ऐसा होता है जो cos 1 by 2 हो और sin √3 by 2 हो. Which theta will give you, which theta will be such that cos is 1 by 2 and sin is √3 by 2. Cos is 1 by 2 and sin is √3 by 2 for theta is equal to 60 degree, pi by 3. So I can write this one as pi by 3 plus I sin pi by 3. But then Euler's formula says you can write this as I pi by 3. Similarly, Z2, if I multiply and divide by √2, if I multiply and divide by √2, I'm going to get cos pi by 4 1 by √2 and also sin pi by 4 1 by √2. Cos pi by 4 1 by √2 and sin pi by 4 1 by √2. So using Euler's formula, this can be written as e power I pi by 4. Similarly, Z3 minus √3 plus I. Once again, let us multiply and divide by 2. सर कैसे पता चलेगा आपको कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? मैंने बताया है आपको ऑलरेडी, √a² प्लस b² से हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रहेगा, √a² प्लस b² से हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रहेगा। You will always have to multiply and divide by √a² plus b². So √a² plus b² यहां आ जाएगा 2 के इक्वल। Here √a² plus b² is going to become equal to 2. Now what cos and what sine is going to be nearest to the 0? Which cos and which sine is going to give you? Which theta is such that cos is -√3 by 2 and sine is 1 by 2? Think about it. Should be second quadrant only. Which theta is where cos is -√3 by 2 and sine is cos is -√3 by 2 and sine is +1 by 2. कौन सा थीटा होता है वो? तो अगर हम 0 से लेकर 2 पाई के बीच में देखें तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में मुझे चाहिए 1 by 2 हो ये और -√3 by 2 हो ये, -√3 by 2 and this one is 1 by 2. This is going to be 150 degree. I guess yes, 150 degree. Sin 150 होगा 1 by 2 और क्योंकि sin 30 होता है 1 by 2 तो यहां से 30 गए और यहां से 30 पीछे। So yes, 150 degree. And 150 degree को आप रेडियन में कैसे लिख सकते हो? 150 degree रेडियन में it can be written as 5 pi by 6. Okay. So it is 5 pi by 6 at which cos is -√3 by 2 and sine is 1 by 2. I sin 5 pi by 6. Now using Euler's formula, I can write this I theta. अब भाई साहब Z1, Z2, Z3 का प्रोडक्ट बहुत ही आसान है
2√2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4√2 और e पावर I π/3 प्लस π/4 प्लस 5π/6। क्या ही तो बात है, जबरदस्त। तो याद रखना, जब दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो या एक एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड, एक इस तरह का एक कंबाइंड प्रोसेस है, कंबाइंड ऑपरेशन है, उस केस में दोस्तों polar form and then Euler's formula is the best thing. Polar form and Euler's formula will be the best thing. One last thing that you should keep in mind that you should keep in mind regarding multiplication and division is a simple fact like this, that if Z1 is one complex number and Z2 is another complex number, and we define another complex number as a product of Z1 and Z2, then इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ध्यान से समझियो। देन ये जो प्रोडक्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो दोनों के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, इसका मॉड्यूलस और इसका आर्ग्यूमेंट इनके मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट से कैसे रिलेटेड होगा? क्या मॉड्यूलस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए मॉड्यूलस भी दोनों के मॉड्यूलस के प्रोडक्ट से मिलेगा और आर्ग्यूमेंट भी दोनों के आर्ग्यूमेंट के प्रोडक्ट से मिलेगा, या फिर मॉड्यूलस दोनों के प्रोडक्ट से मिलेगा लेकिन आर्ग्यूमेंट दोनों को सम करने से मिलेगा, या फिर मॉड्यूलस दोनों को सम करने से मिलेगा और आर्ग्यूमेंट दोनों के आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, या फिर फाइनली मॉड्यूलस भी दोनों के मॉड्यूलस को सम करने से मिलेगा और आर्ग्यूमेंट भी दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को सम करने से मिलेगा। What do you think? Which one is correct? Before you go ahead for further part of the video, make sure that you answer this. इससे पहले कि आप आगे बढ़ो और आंसर देखो, करेक्ट आंसर क्या है, पहले आप आंसर करने की कोशिश करो। एंड एक बार आपने आंसर कर लिया तब आप आगे बढ़ो इस वीडियो में और देखो। Z1 को हम लोग लिख सकते हैं R1 e पावर I थीटा 1, Z2 को हम लोग लिख सकते हैं R2 e पावर I थीटा 2। अब अगर हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत क्लियरली हमारे पास आएगा R1 R2 एंड e पावर I theta 1 or e power I theta 2. Now in multiplication, powers get added. In multiplication, powers get added. And if I add the powers, I'm going to get something like this. Now, this resultant complex number, which is obtained by product of Z1 and Z2, will simply become R1, R2, and then cos of theta 1 plus theta 2 plus I sine of theta 1 plus theta 2. It's very clear from this polar form that इस resultant complex number का मॉड्यूलस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के इक्वल है, लेकिन इस रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट्स के सम के इक्वल है। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उस नए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन उस नए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट का समेशन होगा। Whenever you are going to multiply two complex numbers together, the modulus of resultant complex number will be the product of the modulus of individual complex numbers, and the argument of the resultant complex number will be the sum of individual arguments of individual complex numbers. Similarly for division, very similarly for division, my dear friends, डिवीजन के लिए हम लोग ऐसे ही एक प्रॉब्लम बना सकते हैं। सेम प्रॉब्लम वी कैन मेक फॉर डिवीजन, एंड if Z1 is one complex number
Z1 is one complex number, Z2 is another complex number, and we define Z as the division of Z1 and Z2, then what will be the modulus and what will be the argument of this complex number obtained by dividing Z1 and Z2? First option, R will be equal to R1 minus R2 and theta will be equal to theta 1 minus theta 2. Second option, R will be equal to R1 minus R2, but theta will be equal to theta 1 divided by theta 2. Third option, R will be equal to R1 divided by R2 and theta 1 will be equal to theta 1 divided by theta 2. And fourth option, R will be equal to R1 divided by R2 and theta will be equal to theta 1 minus theta 2. By the way, पिछले क्वेश्चन में मैं ये लिखना अपडेट करना भूल गया था कि करेक्ट आंसर सेकंड वाला था, यहां करेक्ट आंसर था बी। अब यहां पर बहुत 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 ध्यान से समझियो, हाँ, so Z1 which is A1 plus IB1 can be converted to polar form R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, which further can be written using the Euler's formula like this. And Z2 which is A2 plus IB2 can be converted to polar form like this. And after converting to polar form, I can write it using Euler's formula like this. Now I need to divide both of them together. So let's go ahead and divide both of them together. If I divide them, I'm going to have R1 by R2 and I'm going to have e power I theta 1 upon e power I theta 2. So yes, we have R1 divided by R2 and e power I theta 1 minus theta 2. So guys, if I convert it back to polar form, I'm going to get cos theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2. क्या ही तो बात है। रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलाई का रेशियो होगा, लेकिन रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस होगा। रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स मॉड्यूलस विल बी the division of moduli of individual complex numbers, but argument of resultant complex number will be the difference of individual arguments. Therefore, correct answer here is the fourth one. Correct answer is the fourth one. Correct answer है चौथा आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, याद रखना अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सिनेरियो तो पहले आप हर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आइलर्स फार्मूला से ई पावर आई थीटा के फॉर्म में ले आए। वैसे लाने के बाद आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे लाने के बाद अगर आप डिवाइड करेंगे, आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस यात्रा को आप उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना मैं एंजॉय कर रहा हूं। आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अनमैचेबली। व्हाई? बिकॉज my topmost favorite topic of mathematics is probability, and the second topmost favorite topic is complex numbers. Complex numbers because of the very fact that they are an imaginary world, and yet that imaginary world is full of amazing consequences, and that imaginary world can be used to simplify so many real practical phenomena. Thank you so very much for staying tuned. Make sure कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपनी महफिल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों के साथ, और अनमैचेबल की इस कम्युनिटी को ग्रो करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच।